नमस्कार, आदाब। मैं रिदा खानम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं अच्छी हेडलाइंस पर। कांग्रेस संगठन में होंगे बड़े फेरबदल, 4 महासचिवों की होगी छुट्टी, इन राज्यों में बदलेंगे प्रभारी। नक्सलवाद के बाद अब घुसपैठ पर प्रहार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तय करेंगे खात्मे की डेडलाइन। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सौंपी रिपोर्ट, कुछ कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। केरलम के बाद पंजाब पर कांग्रेस की नजर, किसी भी सांसद को टिकट नहीं बांटेगी पार्टी। लखनऊ अग्निकांड का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग, 1 करोड़ मुआवजा और बड़े अफसर पर एफआईआर की मांग। राजस्थान कांग्रेस में उठापटक के बीच अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा पार्टी से कोई भी पद नहीं मांगूंगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर आ सकता है बड़ा फैसला, क्या कम हो जाएगा टैरिफ। कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की खबर है। सूत्रों के मुताबिक 4 महासचिवों की छुट्टी हो सकती है। इसके अलावा 3 से 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। 6 से 7 राज्यों के प्रदेश प्रभारी हटाए जाएंगे। करीब 26 राष्ट्रीय सचिवों की छुट्टी होगी। अभी 62 राष्ट्रीय सचिव हैं। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली के प्रभारी बदले जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद, महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला, छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट और तमिलनाडु प्रभारी गिरीश वोंडकर, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हटाए जाएंगे। दरअसल बीके हरिप्रसाद कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। ऐसे में हरियाणा में उनकी जगह किसी नए चेहरे को पार्टी प्रभारी या महासचिव नियुक्त करेगी। केरल में कांग्रेस के सरकार में आने के बाद रमेश चेन्निथला मंत्री बने हैं। ऐसे में उनकी जगह महाराष्ट्र में नया प्रभारी बनाया जाएगा। देश में नक्सलवाद के लगभग खात्मे के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोकस घुसपैठ रोकने पर है। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे को मजबूत करने के लिए जल्द ही घुसपैठ के खात्मे के लिए वैसी ही समय सीमा तय की जा सकती है जैसे कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए की गई थी। शाह ने देश से नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की थी। ये समय सीमा बीतने के बाद उन्होंने संसद को बताया था कि देश में नक्सलवाद करीब करीब ख़त्म किया जा चुका है, जबकि इसकी पुष्टि सुरक्षा एजेंसियों ने भी की थी। जानकारी के मुताबिक देश में अवैध घुसपैठ को पूरी तरह से ख़त्म करने और घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने के लिए अभियान चल रहा है। सरकार का मानना है कि अगर इसके लिए एक डेडलाइन अगर तय की जाएगी तो सभी राज्य और सभी एजेंसियां मिलकर समन्वय के साथ उस समय सीमा के तहत इसको ख़त्म करने के लिए मिशन मोड में काम करेगी। देश में घुसपैठ को अवैध रूप से रह रहे लोगों का जायजा लेने के लिए हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात, राजस्थान और त्रिपुरा का दौरा किया था। अमित शाह पश्चिम बंगाल भी जाएंगे और समीक्षा करेंगे। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि में कथित हेराफेरी के मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर केंद्र और सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। इस मामले की जांच का जिम्मा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी को सौंपा था। एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है। जानकारी के मुताबिक 3 सदस्यीय एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में पिछले दिनों कई जांच की पूरी जानकारी है। माना जा रहा है कि अब कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। वहीं अब चंदे में कथित हेराफेरी के मामले पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा है कि अफसोस की बात है कि भगवान राम के नाम पर किए गए चंदे की चोरी हो रही है। ये सरकार की विफलता है। वे चुनाव के लिए ही भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना कांग्रेस आलाकमान का विशेष अधिकार है और उनका काम नेतृत्व द्वारा किए गए फैसलों को लागू करना है। डीके शिव कुमार ने उत्तर कर्नाटक के 14 जिलों से आए विभिन्न दरगाहों और प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान ये बात कही। इन प्रतिनिधियों ने शिव कुमार से सोमवार को मुलाकात कर विधान परिषद सदस्य सलीम अहमद को कैबिनेट में शामिल करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री कर्नाटक से कार्यालय जारी एक बयान में कहा कि डीके शिव कुमार ने उनसे कहा है कि आपसे अनुरोध किया है कि एमएलसी सलीम अहमद को अवसर दिया जाए। मैं आपका ये अनुरोध आलाकमान तक पहुंचा दूंगा। सिद्धरामैया के 28
मई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शिव कुमार ने 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। कर्नाटका मंत्रिमंडल की स्वीकृत संख्या 34 है, लेकिन अभी 20 पद खाली हैं, जिसके कारण शिव कुमार पर मंत्रिमंडल विस्तार का दबाव बढ़ता जा रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कई नेताओं की मंत्री बनने की आकांक्षा और सीमित पदों के बीच शिव कुमार के सामने संतुलन साधने की चुनौती है, क्योंकि जिन नेताओं को जगह नहीं मिलेगी उनके बीच व्यापक असंतोष पैदा होने का खतरा है। तमिलनाडु के मदुरै जिले के तिरुवनंतपुरम की पहाड़ी पर दीप जलाने के मामले का लगातार चर्चा में बना हुआ है। जनवरी में आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद दीपम विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। राज्य सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें तिरुवनंतपुरम पहाड़ी पर एक जगह दरगाह के पास पत्थर के खंभे के ऊपर दीपक जलाने की अनुमति दी गई थी। भाजपा का कहना है कि राज्य की विजय की अगुवाई वाली टीवी के सरकार भी सनातन विरोधी है। राज्य में विपक्षी भाजपा ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा नेता शहजाद पुनेवाला ने तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विजय के शासन में हिंदू धर्म को दूसरे नागरिक का दर्जा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि विजय की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ टीवी के पार्टी कुछ नहीं सिर्फ डीएमके का मास्क है और उसी की तरह सनातन विरोधी है। पुनेवाला ने कहा कि तमिलनाडु में किसी भी पार्टी को हिंदू धर्म की आस्था का ख्याल नहीं है। राज्य के किसी भी विधायक, मंत्री और यहां तक कि मुख्यमंत्री ने भी पहाड़ी पर दीपक जलाने का समर्थन किया है। इस तरह का रवैया ये दिखाता है कि वहां के किसी भी नेता को हिंदुओं की भावनाओं और आस्था की परवाह नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इसमें शामिल है। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वहां पर अभी भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सत्ता में वापसी की कोशिशों में लगी कांग्रेस अभी से चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पार्टी केरलम की तर्ज पर पंजाब में भी किसी भी सांसद को टिकट नहीं देगी। कांग्रेस की ये योजना केरलम में कामयाब रही थी और वो 10 साल के लंबे इंतजार के बाद सत्ता में वापसी करने में सफल रही। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पंजाब में होने वाले आम चुनाव में अपने किसी भी सांसद को विधानसभा का टिकट नहीं देगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि सभी बड़े नेताओं, सांसदों से अपने प्रभाव वाले इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने को कहा जाएगा। इसके पीछे कवायद ये है कि चुनाव में अंदरूनी गुटबाजी से बचा जा सके। पार्टी पहले से ये तय करना चाहती है कि विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर किसी भी बड़े नेता का कोई कोटा सिस्टम नहीं होगा। उसकी जगह पार्टी के सर्वे और प्रभारी, सह प्रभारी की ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवारों को चुना जाएगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी चुनाव में बड़ी संख्या में नए चेहरे को मौका देने पर विचार कर रही है। दिल्ली सरकार ने आज झुग्गीवासियों के लिए अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई DUSIV की बैठक में ये तय किया गया है कि 1 जनवरी 2025 तक राजधानी में बसी सभी झुग्गी बस्तियों और के निवासियों को पुनर्वास योजना का लाभ दिया जाएगा। इस पुनर्वास योजना की वजह से दिल्ली में रह रहे हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा। सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई में बोर्ड की बैठक में पुनर्वास संबंधी अहम प्रस्ताव मंजूर किया गया है। बैठक में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए दिल्ली सरकार ने तय किया कि राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी 2025 तक बसी सभी झुग्गी बस्तियों के निवासियों पुनर्वास किया जाएगा। सरकार ने अपने फैसले में पुनर्वास का दायरा भी बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड की 36वीं बोर्ड की बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की। बैठक में ये तय किया गया कि दिल्ली में 1 जनवरी 2025 तक बसी किसी भी झुग्गी बस्ती के निवासियों को पुनर्वास का लाभ दिया जाएगा। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड की SIT जांच के बीच ये मामला मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मीकांत सिंह ने छात्रों की मौत के मामले में पीड़ित परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग उठाई है। इसके साथ ही LDA के VC के विरुद्ध FIR दर्ज कराने की मांग की है। याद रहे कि अग्निकांड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। LDA ने अलीगंज की उस अवैध व्यावसायिक इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया है, जिसमें आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। LDA के उपाध्यक्ष प्रमथेश कुमार ने ये जानकारी दी। LDA ने इस रिहायशी इमारत को व्यावसायिक तौर पर गैरकानूनी तरीके से चलाने के मामले में अपने ही संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
बिहार के भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर केस की जांच जारी है। एनकाउंटर करने वाले पुलिस पदाधिकारी सवालों के घेरे में है। भाजपा के नेता तक इस मामले पर फायर हैं। इन सबके बीच आज बिहार के सीएम सम्राट चौधरी से पत्रकारों ने इस मामले को लेकर सवाल किया। सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चुप्पी साध ली। उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। सम्राट चौधरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर पटना स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। मीडिया ने सवाल किया कि सर इनकाउंटर मामले पर बोल दीजिए, भरत तिवारी पर बोल दीजिए। इस मामले में जातिवाद का आरोप लग रहा है। भाजपा के नेताओं ने ही सवाल उठाए हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने जवाब तक नहीं दिया। राजस्थान की सियासत से जुड़ा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनके इस बयान को भविष्य की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है। उनके हर बयान के अपने अलग मायने होते हैं। ऐसे में बयान के भी क्या मायने हैं, ये तो वक्त बताएगा। अशोक गहलोत ने कहा कि अब मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने लिए किसी भी पद की मांग ना करूं। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी, चाहे वो जोधपुर की हो या जालौर की हो, पूरे राजस्थान की हो या दिल्ली में संगठन के किसी भी पद की हो, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। लेकिन पार्टी से कभी भी खुद से कोई पद नहीं मांगूंगा। हाईकमान जो भी फैसला करेगा मुझे मंजूर है। मैं देश का सबसे संतुष्ट पॉलिटिशियन हूं। उन्होंने आगे कहा कि जब मुझे पार्टी से बिना मांगे सब कुछ मिला है तो मैं इंदिरा गांधी के समय में ही केंद्रीय मंत्री बन गया था, तो फिर मैं अब किसी भी पद की लालसा क्यों रखूं। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर जल्द ही बात बन सकती है। इसके लिए मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने आज यहां बीटीए के पहले चरण से जुड़े मुद्दों पर बातचीत शुरू की। दोनों देशों के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर बैठक की जारी रखी और नई दिल्ली में हो रही बैठक में उम्मीद की जा रही है कि इस मुद्दे पर जल्द ही फैसला आ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जून को कहा था कि दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। इससे पहले 5 जून को पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत और अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों पक्ष अगले महीने के मध्य तक बीटीए के पहले चरण को लागू कर सकते हैं। दोनों पक्षों ने फरवरी में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण की रूपरेखा तय की थी। ये रूपरेखा अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तु पर लगाए गए 50% शुल्क पर आधारित थी। हालांकि 20 फरवरी को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए इन व्यापक शुल्कों को निरस्त कर दिया था। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।